जिधर आप देखो उधर बुद्ध ही बुद्ध है। आज मंदिर मस्जिद की लड़ाई, आप मंदिर खोदते हो तो बुद्ध निकलते हैं, मस्जिद खोदते हो तो बुद्ध निकलते हैं। कह रहे बुद्धिज्म भी हिंदू का ही पार्ट है। अब मैं तो कह रहा हूँ भाई उन्हीं का पार्ट है, तो आए सब बुद्धिज्म ग्रहण करें ना भाई। पहले इसको वैदिक काल में किसी और नाम से जाना जाता था, फिर इसको किसी और नाम से जाना गया, किसी और नाम से जाना गया। आज जैसे हिंदू कहते हैं तो वो मुगलों के एक राजा थे, उन्होंने इसको गाली शब्द में प्रयोग किया था, अब इसी को मानने लगे सब लोग। तो ये तर्क की बातें हैं, तर्क पर वो आधारित नहीं है, वो तो आडंबर पर आधारित है। तथागत बुद्ध जो है ना पढ़ने की चीज है। ये कह दे कि वो विष्णु के वो अवतार है, ये अवतार है, अगर वो विष्णु का अवतार है तो सारे हिंदू धर्म के लोग बुद्धिज्म ग्रहण कर ले। वो इधर उधर क्यों भटकते घूम रहे हैं? उनका भी पक्ष सुने कि वो विष्णु के अवतार तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो सब लोग आए, धम्म में आए सब लोग। जब उनके अवतार ये चाहता है कि बराबरी हो, इक्वलिटी हो, कोई जाति ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, सब समान हो, अच्छे सिस्टम क्रिएट हो, सब लोग आ जाए। तथागत बुद्ध जो है वो ज्ञान के अवतार है। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बिजनेसमैन विदेश जाते हैं, अभी नीता अंबानी कह रही थी, मैंने सुना, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। बुद्ध की धरती से सब गए हैं, लेकिन बुद्ध की परंपराओं को बचाने के लिए, बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए कौन क्या कर रहा है? इसलिए हमने अपनी यात्रा का नाम भी विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा है, क्योंकि बुद्ध बचेंगे, विरासत बचेगी, और विरासत बचेगी तो ये देश बचेगा। कसेरिया बौद्ध स्तूप गया था, क्या स्थिति है? घास जमी खड़ी है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। भारत कितनी बड़ी विरासत को बताने वाला नहीं है। आज बिहार के लोगों को नहीं पता कि वो है क्या। मैंने अभी छत्तीसगढ़ सिरपुर का नाम लिया था, सिरपुर में गया, इतने सारे बौद्ध विहार वहाँ दफन है। ये बता दें कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने पारा एक लिक्विड होता है उसकी धातु बना दी थी तथागत बुद्ध की। अब बताइए कितने बड़े वैज्ञानिक लोग थे। और यही वैशाली जहाँ सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ, बिहार के लोगों तक को भी जानकारी नहीं है। समझिए कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ बुद्ध का प्रचार हो, यहाँ भारत की असली संस्कृति का प्रचार हो, वो नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ पूरे देश के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से कि वो यहाँ आएँ, बिहार आएँ और बौद्ध स्तूपों को खोजें, और खोजने के बाद उनके विषय में जाने ये क्या है और क्यों बनाए गए। 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, उस समय ईंटों से बनाई हुई चीजें हैं। सोचिए क्या आइडियोलॉजी रही होगी उस समय। मिली नालियां हैं, पक्के मकान हैं, गली खड़ोंजे हैं, वहाँ विश्वविद्यालय नालंदा। सोचिए ना क्या आइडियोलॉजी रही होगी। अगर आप यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक अपने अधिकार मांगे तो धर्म टूट जाता है। ठीक है, यहाँ की बेटियां महिलाएं अपने अधिकार मांगती है, धर्म टूट जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब धर्म नहीं टूटता। कोई अड्डा संगठन, हिंदुवादी संगठन, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जब उन बेटियों को पीटा गया उनके समर्थन में कोई स्टेटमेंट आया, वहाँ गए हूँ। जब मूछ कटने पर हत्या होती है तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नहीं जाता है तो बीमार में जाती है, अम्बेडकर संगठन जाता है, तब धर्म नहीं टूटता है। धर्म सही मायने में इसलिए टूट रहा है कि आज हम लोग ये अच्छे सफेद कुर्ते डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, अच्छे कपड़े, आप इतना समय के लिए में अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे सोफे पर अच्छे इसमें बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से धर्म टूट रहा है। क्योंकि यहाँ का शूद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उनकी धर्म टूटने की परिभाषा ये है, शास्त्रों में मनुस्मृति आप पढ़ते हैं तो वहाँ शूद्रों को अधिकार नहीं है, महिला को अधिकार नहीं, तो उनका धर्म तो टूट ही रहा है। भाई शूद्रों को अधिकार है, महिलाओं को अधिकार है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, तो उनका धर्म इसी विषय से टूटता। तो इसलिए वो इस चीज का ठीकरा पीट कि फूले चले जा रहे हैं, सामने से कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं तो वो फूले को रोककर अनाप शनाप बोलते हैं, तो फूले की परछाई जो है वो उनकी तरफ पड़ती है, तो उस परछाई को देखकर पीछे हट जाते। महात्मा फूले कदम बढ़ाते, वो कदम पीछे हटते हैं। क्या उस समय धर्म नहीं टूट रहा था? कलम युग चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो युग चल रहा है। यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा, मोची का बेटा, गंदगी उठाने वालों का बेटा, जूते सिलने वालों का बेटा आज सवाल पूछने लगा। वो सवाल पूछने लगा तो उनको परेशानी होती है। वो समझ, वो ये सोचते हैं कि भाई ये लोग कल तक हमारे पैर पड़ते थे, पैर छूते थे, हमारे मार्ग में नहीं आते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, दूर रहते थे, आज ये हमसे सामने खड़े होकर इनके बच्चे सवाल पूछने लगे। उनको दिक्कत होती है। लोगों को हमारी मूंछों से दिक्कत है, हमारे सफेद कुर्तों से दिक्कत है, हमारे चलने से दिक्कत है, बोलने से दिक्कत है, खूब दिक्कत हो। संघ का आदमी उत्तर प्रदेश बिहार में गाय के नाम पर हत्या करता है, केरल में खुद गाय काट कर खा लेता है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बोध गया में पिछले 3 महीने से बौद्ध लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीटी एक्ट 1949 के तहत बीटीएमसी आता है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 गया के जो जिलाधिकारी है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। बौद्धों का मांग है कि बीटीएमसी में सभी के सभी सदस्य बौद्ध होने चाहिए, गैर बौद्धों का वहाँ क्या काम है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पिछले 3 महीने से बौद्ध लोग बोध गया में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। भीम आर्मी लगातार इस मामले को देख रही है और आवाज उठा रही है। 6 मई 2025 से पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप से एक पैदल मार्च का आगाज हो चुका है और यह पैदल मार्च बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचेगी और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के आंदोलन करेगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोध गया में एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह सर। इनसे बात करेंगे कि जो ये पैदल मार्च बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए किया जा रहा है, आखिर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्लान क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इन तमाम प्लान को और कैसे बीटी एक्ट निरस्त होगा, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका जी, जो आप इस लड़ाई में साथ हैं।
बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट का कॉल किया है, बड़ा आंदोलन का कॉल किया है और 6 मई से आपने आगाज कर दिया है। पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में ये पैदल मार्च हो चुका है, आज वैशाली जिले में होने वाला है। तो सर क्या रूपरेखा है और कैसे बीटी एक्ट को देख रहे हैं आप? देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप से जो है ना, वो एक यात्रा पैदल मार्च हमने शुरू की है, विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा। ये भारत जो है ये महापुरुषों का देश है, ये बुद्ध की भूमि है, ये महावीर, रैदास, नानक, कबीर की भूमि है। 1949 में एक एक्ट जो बनाया गया था, वो हालांकि उस समय किन परिस्थितियों में बनाया था ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो एक्ट आज के समय में सरासर गलत, आज के समय में क्या उस समय में भी सरासर गलत था। क्योंकि अगर आप धर्म की ओर देखें, सभी धर्मों का अपना अपना एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है। बोध गया में बीटी एक्ट के तहत जो 1949 में जो एक्ट बना, उसके तहत जो कमेटी है उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ का मुखिया कलेक्टर होता है, और कलेक्टर अगर हिंदू नहीं है तो वो उस कमेटी का सदस्य नहीं बनेगा। कोई हिंदू ही कलेक्टर आएगा तो उस कमेटी का सदस्य बनेगा। ये गलत है, ये एक्ट रद्द होना चाहिए। सरकार को चाहिए इस एक्ट को रद्द कर करके महाबोधि महाविहार को पूर्णतया बौद्धों को सौंपे, और हम अपनी पूजा पद्धति के तहत ही वहाँ सारे काम करें। देखिए, बिहार बौद्धों की विरासत है, भारत बौद्धों की विरासत है, और आप चाहे कहीं किसी भी स्तूप पर चले जाएं, किसी बौद्ध स्थल पर चले जाएं, प्रत्येक जगह जो है इतनी बुरी स्थिति है। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, सरकार इनका रख रखाव भी नहीं करना चाहती है। ये हमारे इतिहास से जुड़ी चीज़ें, हमारे पुरखों से जुड़ी चीज़ें हैं। इसके लिए लड़ाई तो लगातार चल रही है। भीम आर्मी भी इस लड़ाई में बड़ी मजबूती से कूदी है, और ये नहीं पूरे देश भर में जगह जगह हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है। बहुत सारे साथी, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन ये एक्ट तो सरकार को रद्द करना होगा। जब तक रद्द नहीं करेगी तब तक लगातार हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। सर विरासत बचाओ भारत बचाओ का एक स्लोगन दिया गया है, तो बुद्धिज्म से कैसे विरासत जुड़ा हुआ है आप लोगों का? देखिए, हम लोगों का नहीं, इस देश का विरासत बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज यात्रा का दूसरा दिन जो वैशाली से शुरू हो रही है। वैशाली तथ्यों के आधार पर जो पाया गया, पहला लोकतंत्रात्मक राज्य है वो था। वहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र के हिसाब से राजा चुना गया वैशाली के अंदर। वैशाली ही वो जगह है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वैशाली ही वो जगह है जहाँ पर तथ्यों के आधार पर बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया। और वैशाली ही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले भिक्षुणी संघ बना, जहाँ से आज महिलाओं को सम्मान, अधिकार, सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया, मैं अजंता अलोरा की गुफाओं में गया, मैं औरंगाबाद गया। जिधर आप देखो उधर बुद्ध ही बुद्ध है। आज मंदिर मस्जिद की लड़ाई, आप मंदिर खोदते हो तो बुद्ध निकलते हैं, मस्जिद खोदते हो तो बुद्ध निकलते हैं। ठीक, ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम भारत के लोग इस विरासत को भी नहीं बचा पा रहे हैं, जो अपने आप में एक हिस्ट्री, एक इतिहास है, जो जब तक पृथ्वी है तब तक रहने वाली है, इसको भी नहीं बचा पा रहे, तो भारत के लोग कर क्या रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप जाओ तो, पढ़ो तो, इतिहास को देखो तो कि कहाँ क्या है। ये ऐतिहासिक जगह है, अगर इनको भी सरकार, इनका भी रख रखाव नहीं कर पा रही है तो क्या फ़ायदा है? उधर प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेश जाते हैं। अभी नीता अंबानी कह रही थी, मैंने सुना, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। बुद्ध की धरती से सब गए हैं, लेकिन बुद्ध की परंपराओं को बचाने के लिए, बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए कौन क्या कर रहा है? ठीक, इसलिए हमने अपनी यात्रा का नाम भी विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा है, क्योंकि बुद्ध बचेंगे, विरासत बचेगी, भगवान जैन बचेंगे तो विरासत बचेगी, और विरासत बचेगी तो ये देश बचेगा। सर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती है और समानता की बात करती है, लेकिन आप लोगों ने ये रास्ता क्यों चुना? क्योंकि बीटी एक्ट पर तमाम वो पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान की बात करती है, वो तो मुखर होकर नहीं बोल रही है, लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी पैदल मार्च निकाल रही है इसको कि बीटी एक्ट को निरस्त करे, बीटीएमसी का फिर से गठन करे। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा? देखिए, आज के परिवेश में आप मुझे किसी ऐसा नेता का नाम बताइए जो अपनी बात को निष्पक्षता तरीके से लोकतंत्रात्मक ढंग से कर सकता हो। प्रत्येक नेता सबसे पहले अपना भला देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। भीम आर्मी का गठन ही
अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए और अपने अधिकार सुरक्षित कर रखने के लिए हुआ है। हम बुद्ध, नानक, रैदास, कबीर इनके लोग हैं, इनके ही वंशज हैं। और जब हम इतिहास में देखते हैं कि हमारे पुरखों ने एक बड़ा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ समानता के लिए चलाया। ठीक, आज जब देश में सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई है, जाति के नाम पर लड़ाई है, धन के नाम पर लड़ाई है, पूंजी के आधार पर लड़ाई है, या फिर ये मैं कहूँ कि वंशवाद जो है बड़े पैमाने पर चल पड़ा है, उस समय पर अगर हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं और बाबा साहब को पढ़कर यही समझ आता है कि जब स्थितियाँ विपरीत हो, जब हवा भी आपके खिलाफ चल रही हो, तब भी आप सच बोलें, जनता के साथ खड़े रहें, अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहें। ये तो वो भूमि है जहाँ का एक स्लोगन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के स्लोगन ने पूरे देश में एक गर्मी पैदा करती कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने ललकारा है, यहाँ की जल जंगल ज़मीन में 90 भागा मारा है, गर्मी पैदा कर दी थी एक। तो हम उन्हीं के तो लोग हैं। तो वही प्रेरणा मिलती है, वही उसी प्रेरणा को लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे ये भी पता लगा जब मैं बिहार आया तो कुछ यहाँ लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। मैं जानता हूँ हालांकि ये संघ की बड़ी आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि संघ का आदमी उत्तर प्रदेश, बिहार में गाय के नाम पर हत्या करता है, केरल में खुद गाय काट कर खा लेता है। ठीक है, देखिए जब जब हम अपने अधिकारों के प्रति बात करेंगे, जब जब हम लड़ेंगे, जब जब हम ये बताएंगे हम सब एक हैं, आज प्रदेश बटे, आज देश बटे, आज जातियाँ विखंडित हुई हों, लेकिन हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हमारे पुरखों ने हमें क्या सिखाया, उसके लिए जब जब हम बात करेंगे, एक होंगे, तो ये तमाम तरीके की बातें हम पर लगाई जाएंगी। इनसे फ़र्क भी कोई पड़ने वाला नहीं है। सरकार को बीटीएमसी एक्ट रद्द करना होगा, ठीक है, वो पूर्णतया बौद्धों को सौंपना होगा। फिर जो बौद्ध समाज के लोग हैं वही तय करेंगे कि वहाँ करना क्या है। सर मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और बाबा साहब कहते थे कि बौद्धमय भारत बनाना है। तो कैसे देख रहे हैं, सम्राट अशोक का भारत कैसा होगा, बौद्धमय भारत में कैसे कल्पना कर रहे हैं आप? देखिए यहीं पर ही वैशाली ज़िले में ही सम्राट अशोक ने जो है तथागत बुद्ध की उसमें याद में यहाँ पर स्तूप भी बनाए हैं और शेर का चिन्ह भी यहाँ पर बना रखा है, उसका भी स्तूप एक है। बुद्ध माफ़ी चाहूँगा, जो सम्राट अशोक का जो शासन रहा है वो बड़े ही स्थापित नोक के बल पर हुआ हो, तलवार के नोक के बल पर, लेकिन वो चलाया गया समृद्धि के बल पर, समानता के बल पर, ठीक है, एजुकेशन के बल पर, इस पर ही चलाया गया। इसलिए तो बार बार कहते थे काशीराम साहब कि सम्राट अशोक का भारत बनाना है। सम्राट अशोक का भारत होगा जैसे तथागत बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुणियों की स्थापना की, धम्म में जगह दे करके उनको समानता के लिए पाठ पढ़ाया। ठीक है, यही तो सम्राट अशोक का भारत है कि जब आपकी जाति पूछकर आपके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, जब आपकी लिंग पूछकर आपके साथ अत्याचार ना हो, धर्म के हिसाब से आपके साथ अत्याचार ना हो, इक्वलिटी हो, सबको रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था रहे, सुचारू व्यवस्था शासन व्यवस्था चलाई जाए। जैसे रैदास भी कहते हैं कि चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रैदास प्रसन्न। ऐसे राज की कल्पना ही तो चाहते थे। तथागत बुद्ध ने उस राज को लिखा, सम्राट अशोक ने उस राज को स्थापित किया, संत रैदास ने रविदास की उस राज की वाणियाँ कही, संत कबीर उस राज की कल्पना करते थे, गुरु नानक देव उस राज की कल्पना करते थे। ठीक है, तो वही राज तो हम भी चाहते हैं, जो हमारे पुरखों का सपना, अधूरा सपना हम पूरा कर रहे हैं। बाबा साहब बौद्ध में भारत चाहते थे, बौद्ध में भारत में नहीं कि सम्राट अशोक का राज, काशीराम साहब सम्राट अशोक के राज की स्थापना करना चाहते थे। उसी सपने को लेकर हम भी आगे बढ़ें कि आने वाले समय में इस देश में जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर, धार्मिक व्यवस्था से ऊपर उठकर इंसानियत का राज स्थापित हो, वही हम भी चाहते हैं। सर इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ गैर बौद्धों का क्या काम है महाबोधि महाविहार में, उनका कहना है कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो इसी से जुड़े हुए हैं, और हिंदू धर्म के ही पार्ट है बुद्धिज़्म, तो हम भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो अलग कहाँ हुए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए कहने के लिए तो कल बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंदिरों में निर्माण किया जा रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर का, ठीक, वो ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है कि उनको कोई स्थापित नहीं कर पाया। तथागत बुद्ध जो है ना, पढ़ने की चीज़ है। ये कह दे कि वो विष्णु के वो अवतार है, ये अवतार है, इतने अवतार हैं, अगर वो विष्णु का अवतार है तो सारे हिंदू धर्म के लोग बुद्धिज्म ग्रहण कर लें, वो इधर उधर क्यों भटकते घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगर उनका भी पक्ष सुने कि वो विष्णु के अवतार तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो सब लोग आए, धम्म में आए सब लोग। जब उनके अवतार ये चाहता है कि बराबरी हो, इक्वलिटी हो, कोई जाति ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, सब समान हो,
अच्छे सिस्टम क्रिएट हो, सब लोग आ जाएं। तथागत बुद्ध जो है वो ज्ञान के अवतार है, ठीक। आडंबर के तहत तथागत बुद्ध की व्यवस्था को भंग करने का ये बड़ा प्रयास है। जैसे यहाँ बौद्ध सम्राटों को व्यवस्था को भंग किया गया, इसी प्रकार से बुद्ध की व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। अभी हम जैसे लोग जिंदा हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दे दिया है, उसके तहत हम पढ़े लिखे लोग जिंदा हैं, जो बुद्ध को भी जानने लगे हैं, जो महावीर को भी जानने लगे हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, इन सबको जानने लगे हैं। तो अब किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। अब चाहे उनको बुद्ध का अवतार बताएं, चाहे राम का अवतार बताएं, चाहे कृष्ण का अवतार बताएं, किसी का भी अवतार आप बताएं। नहीं मानते हैं उनका अरे विष्णु का अवतार? मैं तर्कशील व्यक्ति हूँ, ठीक है। और तर्कवादी व्यक्ति फालतू की चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। आप यहाँ माइक लेकर के बैठे हुए हैं, आप अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी कि आप जो है ना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कल आकर के कोई कहने लगे नहीं जी आपको तो एनडीटीवी ने भेजा था, आपको तो आज तक नहीं भेजा, तो कैसे मान लूँगा? आपका चैनल अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, सब चीज़ें अलग हैं जी। तो इसलिए तर्क पर आधारित ही बुद्धिज्म है, तर्क पर आधारित ही हमारा आंदोलन है। और तर्क के हिसाब से ही उनके पास कोई तर्क है तो बता भाई, तर्क है उनके पास, नहीं जी इस आइडियोलॉजी से बुद्ध के अवतार हैं, नहीं उसके विष्णु के अवतार हैं, तर्क कोई है नहीं, हवा में तीर मारते रहो, उससे क्या फ़ायदा है? कह रहे बुद्धिज्म भी हिंदू का ही पार्ट है, नहीं हमारा ही है। देखिए, अब मैं तो कह रहा हूँ भाई उन्हीं का पार्ट है, तो आए सब बुद्धिज्म ग्रहण करें ना भाई। पहले इसको वैदिक काल में किसी और नाम से जाना जाता था, फिर इसको किसी और नाम से जाना गया, किसी और नाम से जाना गया। आज जैसे हिंदू कहते हैं तो वो मुगलों के एक राजा थे, उन्होंने इसको गाली शब्द में प्रयोग किया था, अब इसी को ना मानने लगे सब लोग। तो ये तर्क की बातें हैं, तर्क पर वो आधारित नहीं है, वो तो आडंबर पर आधारित है। माँ बोधि विहार मुक्त करना होगा, BCMT एक्ट को रद्द करना होगा। जब तक रद्द नहीं करेंगे हम शोर मचाते रहेंगे, और हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये जो बच्चे आज यहाँ काम कर रहे हैं, ये कल विधानसभा में इस बात को दहाड़ते हुए होंगे, ये बुद्ध की विरासत के लिए लड़ते हुए होंगे। तो इतना दिन टाइम देंगे, इससे पहले मुक्त करवा सकते हैं ना आप? नहीं, समझे नहीं आप, हाँ। एक ही चीज़ मुक्त नहीं करानी ना। कसेरिया बौद्ध स्तूप गया था, क्या स्थिति है? घास जमी खड़ी है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। भारत कितनी बड़ी विरासत को बताने वाला नहीं है। आज बिहार के लोगों को नहीं पता कि वो है क्या। मैंने अभी छत्तीसगढ़ सिरपुर का नाम लिया था, सिरपुर में गया, इतने सारे बौद्ध विहार वहाँ दफन है। ये बता दें कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने पारा एक लिक्विड होता है उसकी धातु बना दी थी तथागत बुद्ध की। अब बताइए कितने बड़े वैज्ञानिक लोग थे। और यही वैशाली जहाँ सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ, बिहार के लोगों तक को भी जानकारी नहीं है। समझिए कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ बुद्ध का प्रचार हो, यहाँ भारत की असली संस्कृति का प्रचार हो, वो नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ पूरे देश के सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से कि वो यहाँ आएँ, बिहार आएँ और बौद्ध स्तूपों को खोजें, और खोजने के बाद उनके विषय में जानें ये क्या हैं और क्यों बनाए गए, ये किस लिए इनको माना जाता है। तो पता लगेगा भारतीय इतिहास कितना मजबूत रहा है। वो अब से लगभग 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व उस समय ईंटों से बनाए हुए चीज़ें हैं। सोचिए क्या आइडियोलॉजी रही होगी उस समय। मिली नालियाँ हैं, पक्के मकान हैं, गली खड़ोंजे हैं, विश्वविद्यालय नालंदा। हाँ विश्वविद्यालय नालंदा। सोचिए ना क्या आइडियोलॉजी रही होगी। इसी आइडियोलॉजी को तो बचाने की लड़ाई है। ऐसा भारत बनाना है आप लोगों को? हाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्षमता रही तो बनाएंगे। और अगर मर भी गए तो आने वाली नस्लों को सिखा कर जाएंगे, वो इसकी कल्पना करेंगे, बनाएंगे, लेकिन जरूर एक ना एक दिन बनाएंगे। सर, वर्तमान समय में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है केंद्र सरकार की ओर से कि पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक डेट वगैरह नहीं बताया गया है। चंद्रशेखर भाई ने कहा कि हम लोगों ने आवाज़ उठाया इसको लेकर, तो ये हुआ है। लेकिन क्या मानते हैं आप कि आप लोग आवाज़ उठाए, आप लोग दबाव बनाए, इसमें आकर वो फैसला दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, या फिर ये कोई जुमलाबाजी है? आप जानते हैं बिहार में जातिगत जनगणना की घोषणा जब हुई तो उससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भीम आर्मी ने कई आंदोलन किए जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग अगली सोचते हैं, उनकी समझ आ गया कि भीम आर्मी ने झंडा बुलंद कर दिया है जातिगत जनगणना का, और ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के लोग यहाँ शासन सत्ता स्थापित करके करेंगे, तो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई वो भीम आर्मी के आंदोलन की बदौलत हुई। और आज देश में जातिगत जनगणना की बात जो कही गई है केंद्र सरकार ने, वो भी भीम आर्मी के आंदोलन की बदौलत है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर कहते हैं, और होना भी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की परिपाटी पर कब वर्क कब होगा। ठीक, तो ये तो तय है कि वो लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध बड़े पैमाने पर कर रहे थे, आज वो जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गया है कि अगर इन लोगों की जातिगत जनगणना ना की गई
तो ये सारी व्यवस्था खुद स्थापित करेंगे। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत करने के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ केंद्र सरकार से, भाई जल्द से जल्द तारीख निर्धारित कर दे, डेट निर्धारित कर दे और काम शुरू कराए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ कि भीम आर्मी में बहुत सारे लोग डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, स्कॉलर्स हैं। अगर केंद्र सरकार को ऐसे कुछ वो भी चाहिए लोग जो पढ़े लिखे हों, जो इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते, तो भीम आर्मी को पता है, भीम आर्मी देगी 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी संख्या में उनको चाहिए, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जल्द से जल्द जाति का जनगणना लेकिन वो लोग तो कहते थे कि जाति जनगणना होगी तो समाज टूट जाएगी, बटोगे तो कटोगे, धर्म पूछी जाति नहीं। लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं? क्योंकि वो लोग नारा भी लगाते हैं, उनके जो कथावाचक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो इन तमाम नारों के बीच ये जाति जनगणना का फैसला है। एक तरफ एक से उनका धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तो बाबा मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक पाखंडी और करप्ट व्यक्ति है। अब उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया है, ठीक। वो जात पात की विदाई कराता है। एक तरफ शंकराचार्य कहते हैं अगर जातियाँ नहीं तो धर्म कहाँ, जातियाँ नहीं तो सनातन धर्म, वैदिक धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अब दोनों में से कौन सही है वो तो वही लोग बता सकते हैं, ठीक। हाँ, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी एक मूवी आई है महात्मा ज्योतिबा फूले की, उस पर बड़ा विवाद चल रहा है, लगातार लोग उसको देख भी रहे हैं। बिहार के साथ इसे मैं अपील करता हूँ भाई उसको देखने का काम करें, ठीक है। हमारी टीम के डायरेक्टर वगैरह से बात हुई है तो वो यही कह रहा था भैया खर्च तो बहुत हुआ है, विवाद भी चल रहा है, लेकिन मूवी जो है अभी चलेगी नहीं चलेगी। तो ये ऐतिहासिक मूवी है तो चलेगी, इसके तो ना चलने का मतलब ही नहीं बैठता। देखिए जब आप उसको देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख ने स्कूल खोलने की व्यवस्था की। उससे पहले महिलाएं पढ़ी नहीं थी क्या? जब धर्म नहीं टूटता था। एक सीन उसमें और भी है कि फूले चले जा रहे हैं, सामने से कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं तो वो फूले को रोककर अनाप शनाप बोलते हैं, तो फूले की परछाई जो है वो उनकी तरफ पड़ती है, तो उस परछाई को देखकर पीछे हट जाते हैं। महात्मा फूले कदम बढ़ाते हैं, वो कदम पीछे हटते हैं। क्या उस समय धर्म नहीं टूट रहा था? व्यवस्था नहीं टूट रही थी? देखिए सही बात ये है कि आज ये जो कलम युग चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो युग चल रहा है, यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा, मोची का बेटा और गंदगी उठाने वालों का बेटा, जूते सिलने वालों का बेटा आज सवाल पूछने लगा, ठीक है। वो सवाल पूछने लगा तो उनको परेशानी होती है। वो ये सोचते हैं कि भाई ये लोग कल तक हमारे पैर पड़ते थे, पैर छूते थे, हमारे मार्ग में नहीं आते थे, खड़े नहीं हो पाते थे और दूर रहते थे। आज ये हमसे सामने खड़े होकर इनके बच्चे सवाल पूछने, उनको दिक्कत होती है। सर इतिहास की बात आपने बताया, वर्तमान में मूछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, शादी में बारात तुड़वा दी, शादी तुड़वा दी जा रही है, मथुरा का कांड। देखिए लड़ाई मजबूत हो रही है। पहले घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती थी, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का डाटा उठाएं ना, दलित शोषण की जितनी घटनाएं हैं और आप सर्वे करके देखें, उससे 10 गुना घटनाएं ऐसी हैं आज भी जिनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। आज भीम आर्मी है, भीम आर्मी को पता लगता है, बड़ी मजबूती जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है, ठीक है। लोगों को हमारी मूँछों से दिक्कत है, हमारे सफ़ेद कुर्तों से दिक्कत है, हमारे चलने से दिक्कत है, बोलने से दिक्कत है, खूब दिक्कत हो, अच्छी दिक्कत है, वो उनको दिक्कत हो रही है, होनी चाहिए, परेशानी है। हाँ, वो जो हत्या कर रहे हैं, जो घोड़ी से उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम भी जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई हम जाएंगे लठ उठाएंगे और हत्या करना शुरू, नहीं, हमारे पुरखों ने नहीं सिखाया। तर्क के आधार पर हम जवाब दे रहे हैं, लगातार मुकदमे दर्ज कराते हैं। देखिए 2 बहनों को गाड़ी से निकाल के पीटा गया, काम नहीं चला भाई, चंद्रशेखर आजाद गए और सबसे बड़ी बात, जिनसे उनकी शादी होनी थी उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं ने कहा भाई हम शादी करेंगे। भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ता गए और उन बहनों की उनको शादी करके अपने घर लेकर के आए। भाई चंद्रशेखर आजाद खुद गए वहाँ न्याय दिलाने के लिए। तो ये तमाम घटनाएं हैं। धर्म नहीं टूट रहा था सर। देखिए यही तो बड़ी बात है। अगर आप यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक अपने अधिकार मांगे तो धर्म टूट जाता है, ठीक है। यहाँ की बेटियाँ महिलाएं अपने अधिकार मांगती है, धर्म टूट जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब धर्म नहीं टूटता, कोई अड्डा संगठन, हिंदूवादी संगठन, कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जब उन बेटियों को पीटा गया उनके समर्थन में कोई स्टेटमेंट आया, वहाँ गए हूँ। जब मूछ कटने पर हत्या होती है तो कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नहीं जाता है, ठीक। जाती है तो बीमार में जाती है, अम्बेडकर संगठन जाता है, ठीक। और तब धर्म नहीं टूटता है। धर्म सही मायने में इसलिए टूट रहा है कि आज हम लोग ये अच्छे सफ़ेद कुर्ते डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, अच्छे कपड़े, आप इतना समय के लिए में अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे सोफे पर अच्छे इसमें बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से धर्म टूट रहा है। क्योंकि यहाँ का शूद्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनकी धर्म टूटने की परिभाषा ये है, क्योंकि
शास्त्रों में मनुस्मृति आप पढ़ते हैं तो वहाँ शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, महिला को कोई अधिकार नहीं है। तो उनका धर्म तो टूट ही रहा है। भाई शूद्रों को अधिकार हैं, महिलाओं को अधिकार हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, तो उनका धर्म इसी विषय से टूटता है। तो इसलिए वो इस चीज़ का ठीकरा पीटते हैं। आखिरी में सर, वो तो उनका तर्क है, लेकिन आप लोग का क्या तर्क है? जाति जनगणना होगी तो क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, जातिगत जनगणना होगी तो सबसे पहला फायदा तो ये पता लगेगा जिसकी कितनी संख्या है, ठीक है। और जातिगत जनगणना होगी तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, मैं फिर कोट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा, ठीक। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है, तो वो जो हिस्सा हमारा है वो कहाँ, किस पे है, क्यों है और हम पर क्यों नहीं है, ये सवाल पैदा होगा जब जातिगत जनगणना होगी। जब ये सवाल पैदा होगा तो लोग लड़ेंगे और कहेंगे नहीं, हमें भी अपने हिस्से की ज़मीन चाहिए, हमें भी अपने हिस्सा के संसाधन इस देश में चाहिए। वो सब होगा, इसी बात से उनको परेशानी होती है, इसलिए वो आज तक जातिगत जनगणना नहीं करा पाए। अब करा लेंगे तो देखिएगा आप, एक नया आंदोलन, नई व्यवस्था खड़ी होगी, बराबरी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबको बराबरी हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरना देश के मुद्दे ऐसे हैं, आज देश हमारा लगातार पीछे जा रहा है। यहाँ दलित पढ़ने लगा है तो प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, दलित पढ़ने लगा है तो प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी खिला करके और घर भेज दिया जा रहा है, दलित बोलने लगा है तो थानों में सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। दलित बोलने लगा है तो यहाँ बेरोजगारी बड़े पैमाने पर कर दी जा रही है। दलित बोलने लगा है तो आरक्षण पर, संविधान पर लगातार प्रहार हैं। किस लिए? कि दलित बोलने लगा है, सिर्फ इसलिए। दलित चुप हो जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।